हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें, अ लॉट इज गोइंग ऑन। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप जानते हैं, वर्डिक्ट रिजर्व कर दी गई है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेंट डिक्री एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। आज हम मैप्स भी देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं आपको समझाने लगूँ व्हाट इज द भूटान एंड नेपाल क्राइसिस, भूटान एंड चाइना क्राइसिस, बहुत सारी चीजें जो आपको सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आएंगी। सो आई हैव इनकलकेटेड सम मैप्स ऑल्सो, तो हम वो भी देखेंगे और बहुत सारी चीजें विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगती है। सो ऑल राइट, पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, एज तालिबान बैन एजुकेशन फॉर गर्ल्स, अ स्कूल इन न्यू दिल्ली फाइट्स बैक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मैं पहले आपको बताती हूँ यहाँ लिखा क्या हुआ है। हम एक कर्सरी रीडिंग देंगे हाईलाइटेड पोर्शन की, फिर एक लाइन जो आपको अपने एथिक्स के पेपर में लिखनी है या एस्से में आप ये एक्चुअली एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेरी सिंसियर सजेशन है आपको। कुछ कुछ जो आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी अभी बहुत न्यूज में है, तो हमने डिस्कस भी किया है, पर ये मेरा आपको सजेशन है, ये कुछ कुछ जो टॉपिक्स आप न्यूज में देख रहे हैं, आप उनका एथिकल पर्सपेक्टिव देखें। ठीक है, कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिकल डिलेमास क्या हैं। ओके, कि बायसनेस हो सकती है, रेसिस्ट, जेंडर बायसनेस और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो आप एथिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ें। तो वैसे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन बैन लगा है गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में, तो उससे रिलेटेड भी आप प्रिपेयर करें कुछ अच्छा मटेरियल। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि अब तालिबान ने एनजीओज को भी मना कर दिया है दैट यू कैन नॉट हायर वुमेन एम्प्लॉयज, तो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ बज रिसेंटली। तो प्रिपेयर समथिंग वेरी गुड ऑन अफगान इशू एंड एथिकल dilemmas also. ओके, तो उसी में अगर आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। सो व्हाट इज रिटन हियर, डियर विमेन, योर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय योर एबिलिटी, reads one of the several handwritten messages posted by students on a notice board. तो देखिए, एक स्कूल है, दिल्ली का ही एक स्कूल है, भोगल एरिया का। उस स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, प्रिंसिपल रूम के पास ही एक नोटिस बोर्ड है जिसमें ये लिखा है, डियर विमेन, आपकी आइडेंटिटी आपकी एबिलिटी से ही डिटरमाइन की जाएगी, तो अपने पे काम कीजिए, पढ़िए, लिखिए और कुछ बनिए। तो इस तरह के बहुत सारे बिट्स एंड पेपर्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, आप एज इट इज अपने एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल लिखेंगे, सैयद जमालुद्दीन अफगान हाई स्कूल, दिस इज ओनली सच इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज लिविंग इन इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि कैसे अफगान रिफ्यूजीज की एडुकेशन चल रही है, स्पेशली विमेन के लिए। ओके, तो ये जो अगेन आई रिपीट, प्लीज नोट इट डाउन, सैयद जमालुद्दीन अफगान हाई स्कूल। ये क्या स्कूल है, बेसिकली 1994 में दिल्ली के भोगल एरिया में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और ये यहाँ पे लिखा है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड पीस इन 1994 एज एन एजुकेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इन इंडिया। और अभी देखिए, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, तालिबान के आने से पहले सरकार वहाँ की फंड किया करती थी, फंडिंग भेजा करती थी, लेकिन उसके बाद से जब तालिबान आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको फंड कर रही है। सो आई होप आपको ये बात पता चल रही है कि इंडिया की तरफ से हाउ इंडिया माइट हैव, हमने बहुत उनको डिनाई कर दिया, वीजाज देने से मना कर दिया बहुत लोगों को, हमें बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा दैट वी आर टॉकिंग टू तालिबान फॉर वेरियस रीजंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी आर ऑल्सो डूइंग आवर बिट। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर स्कूल विच इज एक्चुअली imparting education to Afghan refugees and their children. तो ये चीज आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, जोशीमठ इसरो पुल्स डाउन रिपोर्ट,
गवर्नमेंट टेल्स टॉप एक्सपर्ट बॉडीज नॉट टू स्पीक टू द मीडिया। तो देखिए, जब भी कोई भी, अभी हमने कल क्या देखा था कि इसरो की एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा बताता है इसरो का, कि जो जोशीमठ है पिछले 12 दिन के अंदर 5 सेंटीमीटर के करीब नीचे धंस गया है, लैंड सब्सिडेंस हुई है। तो ये बहुत ही रैपिड लैंड सब्सिडेंस है। ऑफ कोर्स जब वहां पे लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं, इतने डरे हुए हैं, अगर उनको पता चलेगा मीडिया में, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, इधर उधर के लोग बता रहे हैं कि उन्हें, कि आपका क्या कहना है कि पिछले 12 दिनों में इतना हो गया, तो जो लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं वो सोचिए कितना परेशान हो जाएंगे, वहां पे कितना डर जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, जब भी आप एथिक्स में केस स्टडी सॉल्व करते हैं ना, बहुत ही प्रैक्टिकली कीजिए। वहां पे कुछ भी दिया हुआ है तो बहुत खुद को एथिकल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो, आपको अगर एक प्रपोजल दिया हुआ है तो आपको कि ऐसा इंसान आपके पास आया है, मिनिस्टर ने आपको ये ऑर्डर भेजा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये कह ही नहीं सकते मैं आउटराइटली मना कर दूंगा। प्रैक्टिकल होके लिखिए। या फिर एक एथिक्स की केस स्टडी आई थी कि आपके इंटरव्यू का दिन है, आपने बहुत सालों की मेहनत लगाई है, और आप किसी को इंजर हुआ सड़क पे देखते हैं, वो आपके रिलेटिव निकलते हैं, तो आप अपना इंटरव्यू छोड़ देंगे या फिर आप उसको बचाएंगे, है ना, एक मदर और एक चाइल्ड को। तो आप बहुत ही एथिकल दिखने के चक्कर में क्या करेंगे, हम अपना इंटरव्यू छोड़ देंगे, हम उनको बचा लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सच में ऐसा करोगे क्या? आप खुद सोचिए, क्या आपके माँ बाप ने या फिर आपने, मतलब मैं उस एथिकल केस स्टडी के बारे में आपको बता रही हूँ, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, कितनी मुश्किलों के बाद मेरे माँ बाप के सपनों को कितना उन्होंने, दे हैव नर्चर्ड ऑल ऑफ इट, राइट, एंड देन यू हैव रीच्ड देयर। तो आप, ऐसा हो सकता है। ऑल्दो जब आप उनको नहीं बचाएंगे और अपने इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली यही चलता रहेगा कि ओके, आप गिल्ट रिडन रहेंगे और वहां भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मिडिल पाथ निकालिए ना, जिसमें दोनों चीजें सॉल्व हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब आप डिजास्टर रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आती है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं जोशीमठ पे केस स्टडी बहुत अच्छे से। आई वुड लिंक दैट वीडियो इन दी आई बटन, आप वो देख सकते हैं। तो उसमें एक चीज है कि थोड़ा सा मीडिया पे जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो और पैनिक क्रिएट कर दे, उस पे कंट्रोल लगाती है सरकार बहुत बार। कहीं चीजों में ये सही भी होता है ऐसा सरकार, क्योंकि पैनिक जनरेट ना हो जाए। तो वही यहाँ पे भी हुआ है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को, कि आप प्लीज मीडिया से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, ओके, ग्राउंड सब्सिडेंस से रिलेटेड। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। देखिए, कहीं तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी नहीं है ना, अभी टेंटेटिव रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी। तो जब तक कुछ ऑफिशियल ना आए, वैसे भी नहीं आपको बताना चाहिए, मीडिया से कम्युनिकेट करना चाहिए उस बारे में। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, ओके। तो वही कि 8.9 सेंटीमीटर जोशीमठ नीचे धंसा था 7 महीने में पिछले, और अभी 12 दिनों के अंदर अंदर ही 5 सेंटीमीटर नीचे लैंड सब्सिडेंस हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स हमने भी कल ये डिस्कस किया था, ओके। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिसेंटली अ रेयर अर्थ डिपॉजिट वाज फाउंड इन अ यूरोपियन कंट्री, विच कंट्री वाज इट? और या तो आप कंट्री का नाम होने के बजाय, या फिर विच सिटी वाज इट, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्वीडन में रेयर अर्थ का डिपॉजिट डिस्कवर किया गया है, कायराना में। कायराना इज अ सिटी, आप यहाँ देख सकते हैं, KIRUNA, ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सबसे पहली बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर बहुत सारी बातें पहले भी हमने देखी हैं, इस बार बजट में भी हम कुछ बहुत स्पेसिफिक रेयर अर्थ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वी हैव डेल्ट विद रेयर अर्थ मेटल्स इन डिटेल पास्ट में भी। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रॉप अप कर रहा है न्यूज़पेपर्स में। तो आप एक बार बहुत अच्छे से नजर मार के जाइएगा ये 17 के 17 रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर। बाय चांस अगर क्वेश्चन ये आ गया जिसमें से 4 5 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर अर्थ मेटल्स, तो आपको ही बहुत लॉजिक लगेगा। ऑफ कोर्स उसमें से 2-3 ऐसे होंगे जो हो ही नहीं सकते, वो मेटल ही नहीं है तो होंगे कहाँ से? आप समझ रहे हैं ना, रेयर अर्थ कहाँ से हो सकते हैं? तो फिर भी अगर कोई लॉजिक ना भी लगे, 17 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक जैसे से नाम है इनके, आप प्लीज थोड़ा सा नजर मार के जाइए ताकि वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कौन से होते हैं 17 रेयर अर्थ मेटल्स? मैं आपको अगर 2-3 बताऊं, सीरियम होता है, ओके, अर्बियम होता है, यूरोपियम होता है, ल्यूटीटियम होता है, लैंथनम होता है, ओके। तो ये सब कुछ आपको पता है। सो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या लिखा है,
आप जानते हैं रेयर अर्थ मेटल्स एक सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 15 तो लैंथेनाइड्स हैं। आपको अगर बेसिक केमिस्ट्री याद है अपनी 10वीं कक्षा की, तो वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 15 तो लैंथेनाइड सीरीज के होते हैं, और इसमें दो कौन से हैं, स्कैंडियम और यूट्रियम। तो स्कैंडियम और यूट्रियम एक्चुअली लैंथेनाइड्स नहीं है, पर उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लैंथेनाइड्स की तरह है, स्कैंडियम और यूट्रियम। ठीक है, तो अगर बाई चांस क्वेश्चन ये आ जाए कि, और उसमें सारे ही ऑप्शंस में वही है, रेयर अर्थ मेटल्स ही लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंथेनाइड्स, तो आप उसमें स्कैंडियम और यूट्रियम भी सही मार्क कर देते, वो गलत है ना, क्योंकि दे आर एक्चुअली नॉट लैंथेनाइड्स, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को समझना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप जानते हैं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी या फिर हाइड्रोजन, हम पोस्ट हाइड्रोजन इकोनॉमी की बातें करने लगे आजकल, हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी आ गया है, तो हाइड्रोजन की स्टोरेज के लिए है ना, इस तरह की जो चीजें होंगी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, उनके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अबंडेंटली हमें चाहिए होंगे। अब रेयर अर्थ इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम उनके ऑक्साइड फॉर्म में से, है ना, इसीलिए रेयर अर्थ वो इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है कि इकोनॉमिकली उसका यूज बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बात आपको पता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। A Swedish mining company said that this week, said this week that it had found Europe's largest known deposit of coveted rare earth metals. तो यूरोप का largest known deposit रेयर अर्थ मेटल्स का मिला है। आप जानते हैं बहुत सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब कुछ के लिए बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स का यूजेज होने वाला है। और ये फार नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्वीडन के फार नदर्न पार्ट में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पाया गया है विद इन द आर्कटिक सर्कल। द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ, नाउ दिस ऑफ कोर्स यू नो कि चाइना डोमिनेट करती है प्रोडक्शन को, माइनिंग को, रिफाइनिंग को रेयर अर्थ मेटल्स के। तो एक कंपनी है LKAB, अ स्टेट ओन्ड कंपनी, इसने बेसिकली डिस्कवर किया है। ओके, तो अगर इसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है, पॉसिबल हो पाता है उस लेवल तक, तो ये यूरोप के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ओके, क्योंकि उनके लिए आत्मनिर्भरता आ जाएगी। अभी चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए। फाइंडिंग द डिपॉजिट एस्टिमेटेड बाय LKAB एट मोर देन 1 million tons। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट है, इट इज प्रेजेंट एट मोर देन 1 million tons। ओके, पर ऑफ कोर्स ये एक बात है, दूसरी बात ये है कि एक्सट्रैक्ट करना इसको पॉसिबल कितने हद तक हो पाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और इसको अभी 10 से 15 साल लगेंगे इससे पहले कि वो मार्केट तक पहुंच पाए अपने यूजेबल फॉर्म में। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल स्टडीज होंगी एक्सट्रैक्ट करने से पहले, बहुत सारी चीजें, ओपन माइनिंग फैसिलिटी कैसे हो सकती है कैसे नहीं। सो ऑफ कोर्स 10 to 15 years अभी लगेंगे। Rare earths, a group of 17 elements, are crucial to cutting-edge technologies used for electric vehicles and wind turbine generators। तो अगर बाई चांस कभी कभी ये होता है ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के, तो उसमें से अगर एक ऑप्शन है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर विंड टर्बाइन जनरेटर्स, एंड दैट इज करेक्ट। ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब आप कह सकते हैं, देख के आपको पता चल जाएगा कौन से यूजेस हैं कौन से नहीं। Okay, as more of these items are manufactured to tackle climate change and for other purposes, तो ये चीज आप जानते हैं। ओके, तो ये हमने सब कुछ देख लिया है। देखिए, बहुत जो यूरोप है और यूनाइटेड स्टेट्स है, देव बिन ट्राइंग टू डू समथिंग इन रेयर अर्थ मटेरियल्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो बेसिकली जो चाइना की डोमिनेंस है उससे उससे थोड़ा रिलायबिलिटी अपनी हटाना चाहते हैं, बिकॉज चाइना व्हाट इट डज इज वो इसको बहुत लेवरेज उठाता है। 2010 में चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया था जापान को, कि हम जापान को रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे, क्योंकि इनका एक फिशिंग डिस्प्यूट हो गया था वेल्स वगैरह से रिलेटेड। तो इसीलिए उन्होंने, तो कभी भी कर सकते हो आप, तो ये चाइना कभी भी कर सकता है, तो किसी भी कंट्री के साथ कर सकता है। तो अभी यूएस भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, यूरोप भी डिपेंडेंट है, तो अगर वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ऑफ कोर्स इट वुड बी गुड फॉर देम ओनली। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। LKAB's find near Kairana, Sweden's northernmost city, indeed appeared to be of significant size। और साथ ही में अगर एक ये आइसोलेटेड स्टेटमेंट है इसका कायराना, और इससे कुछ लिंक नहीं है, पर जस्ट इन केस अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आती है रेयर अर्थ के ऊपर, डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ्स ऑन ग्रीनलैंड विच इज लीगली एन ऑटोनमस पार्ट ऑफ डेनमार्क, तो ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ के डिपॉजिट हैं। ठीक है, विच इज एक्चुअली एन लीगली एटलीस्ट एन ऑटोनमस पार्ट ऑफ डेनमार्क, एंड इट हैज अट्रैक्टेड एक्सटेंसिव इंटरेस्ट फ्रॉम द माइनिंग इंडस्ट्री।
ओके तो चाइना भी बेसिकली यहाँ पे अपनी माइन खोलना चाहता है, बट इन्वायरमेंटल फेयर्स हैं, क्योंकि जब आप माइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलता है. सो दैट वे अभी बहुत साल लगेंगे कमर्शलाइज करने में. व्हाट डज सेंटर वांट इन भोपाल गैस केस? तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ब्रीफली देख लेते हैं कि केस है क्या. तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी को संसार की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर मानती है. आप जानते हैं कि दिसंबर 2 से 3 का समय था 1984, जब मिथाइल आइसोसाइनेट बेसिकली MIC गैस इट एस्केप्ड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL प्लांट भोपाल में मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हुई थी. अब 39 ईयर्स हो गए हैं इस इंसिडेंट को हुए. फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस संजय किशन कौल जी, उन्होंने अपनी जजमेंट को रिजर्व कर लिया है एक क्यूरेटिव पिटिशन में. ठीक है, तो सेंटर ने बेसिकली, देखिए क्या हुआ था 1989 में एक सेटलमेंट साइन हो गई थी कि हम बेसिकली कितना पे करेंगे, $470 मिलियन. बेसिकली जो यूनियन कार्बाइड है कंपनी, उन्होंने बोला था कि हम $470 मिलियन पे करेंगे, और एक बहुत ही एमिकेबल टर्म्स में ये डिसाइड हो गया था. तो इसमें बहुत लिटिगेशन वगैरह भी नहीं हुई. मैं आपको भी सब बताऊंगी क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं अभी. तो फिर ये चीज वहां पे क्लोज हो गई. उसके बाद कोई रिव्यू पिटिशन भी नहीं डली. ओके, लेकिन रिव्यू पिटिशन डले बिना ही 2010 में जाके सरकार ने एक क्यूरेटिव पिटिशन डाल दी. यूजुअली क्या होता है कि सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास की, आपको वो चीज पसंद नहीं आई, आपको लगा नहीं ये सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप प्लीज अपनी इस पिटिशन को अपने इस वर्डिक्ट को रिव्यू कर लीजिए. तो आप रिव्यू पिटिशन डालेंगे 30 दिन के अंदर अंदर. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिव्यू पिटिशन एक वर्डिक्ट के जजमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करनी होती है. अब रिव्यू पिटिशन क्या होता है, उसमें ओरल जजमेंट्स वगैरह यूजुअली अलाउ नहीं की जाती, और उसमें क्लोज चेम्बर में ही बेसिकली जिन्होंने जजमेंट दी है, जिन जज बेंच ने, वही आपस में पेपर्स को पास ऑन करते हैं, देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि रिव्यू पिटिशन का क्या बेसिकली निकलना चाहिए. लेकिन बाय चांस अगर रिव्यू पिटिशन में डिसमिस हो गई, तो उस केस में जो लास्ट ऑप्शन होता है, लीगल ऑप्शन आपके पास, वो क्यूरेटिव पिटिशन होती है. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे रिव्यू पिटिशन डली ही नहीं थी, पर सीधा क्यूरेटिव पिटिशन आई है. तो अब हम देखेंगे आगे, वो एक दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर. ओके, तो अभी देखिए ये जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है UCC, अभी एक और कंपनी है जो इसको ओन करती है, डाउ केमिकल्स. ओके, तो द गवर्नमेंट हैज, अब गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है कि हमें ये जो $470 मिलियन था वो इनफ नहीं था, हमें एडिशनल अमाउंट चाहिए ₹675.96 करोड़ का इस पेस्टिसाइड कंपनी से. UCC ने कहा है कि हम अठन्नी भी एक और नहीं देंगे. ओके, और साथ ही में कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि हम इस क्यूरेटिव पिटिशन को एक ऑर्डिनरी सूट की तरह नहीं ट्राई करेंगे, नहीं सुनेंगे, और हम इस सेटलमेंट के अमाउंट को $470 मिलियन को नहीं इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेटल हो चुका है. जस्टिस किशन कौल जी ने ये भी कहा कि आप सपोज कीजिए, आज आप ये कह रहे हैं, एक पार्टी सरकार है, आप आज कह रहे हैं कि ये कम पड़ गया था अमाउंट, तो अभी और हमें इसमें ऐड करवाना है. ठीक है, आप 470 मिलियन को मत छेड़िए, हम तो कह ही नहीं रहे कि इसको ओपन करना है, हम कह रहे हैं इसके साथ और चाहिए, यू ऐड टू इट कुछ और अमाउंट, तो हम तो कह ही नहीं रहे वो. तो फिर जस्टिस किशन कौल जी ने कहा कि आप सपोज कीजिए कि आज आप कह रहे हैं वो कम पड़ गया, तो हमें थोड़ा सा और फंड चाहिए. तो अगर UCC ये कहता कि थोड़ा ज्यादा पैसा चला गया, तो अब मैं एक क्यूरेटिव पिटिशन डाल रहा हूँ जिसके तहत मुझे बेसिकली कुछ पैसा अपना सरकार से वापस चाहिए. वो कॉम्पनसेशन एक्चुअली ज्यादा लोगों को चला गया था, उतने तो लोग हार्म हुए ही नहीं थे. तो अगर ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें बेसिकली इस तरह की आई थी सामने. बट ऑफ कोर्स इफ द गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन, देयर आर वैलिड रिपोर्ट्स तो ये चीज बता रही हैं. ओके, तो व्हाट इज द बेसिस फॉर द प्ली फॉर मोर कंपनसेशन? जैसा कि मैंने कहा कि अगर और कंपनसेशन मांगी जा रही है, देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स टू इट. तो बेसिस क्या है? The basis of the $470 million settlement reached on May 4, 1989 was that there were only around 3,000 death cases in the gas leak incident. तो जब May 4, 1989 को ये $470 मिलियन की सेटलमेंट की गई, तो उस समय ये सेटलमेंट बेसिकली 3,000 डेथ केसेस हुए थे, इसकी अजम्पशन पे की गई थी.
तो गवर्नमेंट ने 2010 में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की और तब उन्होंने कहा देखिए एक्चुअल फिगर क्या है, 5295 डेथ्स हुई हैं. Okay. However, a fortnightly report submitted by the Welfare Commissioner Bhopal Gas Victims, तो इन्होंने बताया है कि ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 5295 की बजाय 5479 हो गई थी 2022 दिसंबर 15 2022 तक. ओके अभी मैं आपको बताती हूँ वेलफेयर कमिश्नर क्या है. आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये केस चल ही रहा है तो आपको कहीं कहीं चीजें तो पता होनी चाहिए. द कमिश्नर्स रिपोर्ट फर्दर सेड दैट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर एंड रीनल मतलब किडनी फेलियर, तो जो कैंसर और किडनी फेलियर के जो केसेस हैं वो 16,739 और 6,711 रिस्पेक्टिवली कैंसर के इतने और रीनल फेलियर के इतने हैं. लाइकवाइज ए क्यूरेटिव पिटिशन सेड दैट द एस्टिमेटेड नंबर्स फॉर टेम्परेरी डिसेबिलिटी, जो मोर्बिडिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी या माइनर इंजरी केसेस भी जो हैं वो 20,000 से 50,000 तक के हैं. ओके बट दे आर एक्चुअली, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. लाइफ स्टॉक का भी इतना बेसिकली डेथ हुआ है, हार्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हम फाइनली जो है कि और देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपल देखिए जितना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक, सब कुछ जो है बेसिकली वो 2,05,000 पहले माना गया था, ज्यूम किया गया था 1989 को, और अभी क्या है 5 लाख के रेट, 5,74,376. सो इट्स मोर देन डबल. तो इसीलिए कॉम्पनसेशन और चाहिए होगा. ये बात अब देखिए, हम वेलफेयर कमिश्नर की बात कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो आपके, क्योंकि टेस्ट किया जाएगा कि आपको पता भी है कि ये रिपोर्ट आई कहाँ से है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में छप रही है कि इतने सारे केसेस अभी और ऐड हो गए हैं. तो बेसिकली जो ऑफिस ऑफ वेलफेयर कमिश्नर भोपाल गैस विक्टिम्स है ये 1989 टू 90 के बीच में ही सेटअप किया गया था. क्यों सेटअप किया गया था? ताकि जो कॉम्पनसेशन के क्लेम्स हैं जो भोपाल गैस के विक्टिम्स फाइल कर रहे थे उनको स्पीडीली डिस्पोज किया जा सके, फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ दीज क्लेम्स, राइट. और इस ऑफिस की अगर हम बात करें तो ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है सरकार की, उसके अंडर आता है. ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके तो व्हाट डू द विक्टिम्स से? तो विक्टिम्स का क्या कहना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगेन द हिंदू की न्यूज़पेपर में ही हमने ये डेटा देखा था कि जो भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन है, जो एक बॉडी है विच वाज फॉर्म्ड बाय गैस लीक विक्टिम्स, और जो भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति है जिसको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने मिलके बनाया था, जो भी गुड समैरिटन्स आप पढ़ते हैं ना, उन्होंने. तो इन्होंने दोनों को ही बेसिकली एक ही एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संजय पारिक जी. उन्होंने कोर्ट को बोला है कि देखिए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है उसके मेडिकल रिकॉर्ड ये कहते हैं कि पिछले 22 सालों में 4.5 लाख गैस विक्टिम से ज्यादा उन्होंने बेसिकली लोगों को ट्रीट किया है, या उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं इतने लोगों के. तो अगर हम एवरेज देखें, एवरी डे, हर दिन अबाउट 2000 गैस विक्टिम्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं इस सेंटर पे. ओके तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. और बाकी 2000 तो हमने देख लिया, और बाकी और 4000 विक्टिम्स हैं, दे अंडरगो ट्रीटमेंट एट द 6 हॉस्पिटल्स एंड 19 क्लिनिक्स रन बाय द गैस रिलीफ डिपार्टमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे लिखी है कि हम इन विक्टिम्स को ये महज कह के नहीं डिसमिस कर सकते कि आपको छोटी मोटी इंजरीज हुई है, माइनर इंजरी. जब 2000 लोग रोज मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं पिछले 40 सालों में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपको केवल माइनर इंजरीज हुई हैं? तो ये इनका कहना है. इज मोर रिलीफ पॉसिबल इन ए क्यूरेटिव पिटिशन? हम देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आपको पता होना चाहिए कि क्यूरेटिव पिटिशन आती कहाँ से है. मैंने आपको बताया है जो रिव्यू पिटिशन है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू पिटिशन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान प्रोवाइड करता है. आर्टिकल 137 वहां पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट को रिव्यू कर सकती है. लेकिन जो रिव्यू की पावर है वो तो हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी. ठीक है, तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. दूसरी बात, अगर बाय चांस, क्योंकि यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस और दैट, है ना, तो ये पूछती रहती है. तो अगर ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिव्यू पिटिशन, देन दैट इज करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 137 प्रोवाइड करता है. अगर ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर क्यूरेटिव पिटिशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वो भी आर्टिकल 137 से ही आता है. ऑल्दो नाम नहीं लिखा पर आता तो वहीं से है ना. तो रिव्यू पिटिशन को भी तो रिव्यू किया जा सकता है, तो वही तो क्यूरेटिव पिटिशन करता है.
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि क्यूरेटिव पिटिशन आई कहाँ से है। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा केस, ये एक एक्चुअली मैट्रिमोनियल, ये एक डिवोर्स केस था बेसिकली, अगर मैं आपको बता दूं, पर आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एक और स्टेटमेंट ये है कि क्यूरेटिव पिटिशन केवल 2 ग्राउंड्स पे सुनी जा सकती है। अभी तक तो इतना ही है। बाकी अगर इस लैंडमार्क केस में कुछ निकल के आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है कि और भी ग्राउंड्स पे सुनी जा सकती है एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमें नहीं पता, देखते हैं। अभी तक तो क्यूरेटिव पिटिशन केवल 2 ग्राउंड्स पे सुनी जा सकती है। ओके, एक तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को बेसिकली अपहोल्ड किया गया था कि नहीं किया गया था सुनते हुए, ठीक है, यानी कि जो पार्टीज हैं उनको सुनवाई का मौका मिला था कि नहीं मिला था, वर दे हर्ड प्रॉपरली और नॉट। दूसरा क्या ग्राउंड हो सकता है कि जो जजेस थे वही बायस थे। अब इस केस में तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोचिए, ये जो सेटलमेंट हुई थी ये कोर्ट में थोड़ा ही थी, बस कोर्ट ने तो इसको वैलिडेट कर दिया था। मतलब बायसनेस वाले तो सवाल ही नहीं उठता ना। और किसको सुनवाई की बात, सुनवाई वाली तो कोई चीज ही नहीं हुई। ये जो सेटलमेंट हुई थी ये सरकार और बेसिकली उस कंपनी के बीच में हुई थी। सरकार वॉज अ पार्टी टू इट, और ऑफ कोर्स गैस विक्टिम्स की भी एक पार्टी थी। तो दोनों ही चीजें फॉलो नहीं होती यहाँ पे। तो क्यूरेटिव पिटिशन यहाँ पे लग सकती है, किस हद तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे सकती है, नहीं दे सकती, तो सुप्रीम कोर्ट के भी तो हाथ बंधे हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, बट फिर भी हम देखेंगे अगर कुछ छूट गया है यहाँ पे तो। The firm stand voiced by the Constitution Bench after reopening the 1989 settlement between the government. Okay. The curative plea is a remedy, और obviously ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये last remedy है. It is the rarest of rare remedies when the duty to do justice shall have to prevail over the policy of certainty of judgment. Usually जो judgment होती है वो certain होती है. एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दी वो फाइनल है, वो फाइनल ऑर्डर है, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। ओके, लेकिन अब कहीं केसेस में ऐसा होता है कि वो फाइनलिटी भी प्रॉपर नहीं है, इट्स नॉट इनफ, मे बी इट्स नॉट करेक्ट ऑल्सो। सो in that case also you will have to deliver justice, and for that तो आपको अगर अपनी ही certainty को question करना पड़े तो वो curative petition provide करता है। ओके, तो यही यहाँ पे चीज दिखी है। अब पार्टी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टी केवल 2 लिमिटेड ग्राउंड्स पे क्यूरेटिव पिटिशन में अपनी सुनवाई मांग सकते हैं। एक तो उनको बेसिकली सही मौका नहीं दिया गया, इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई टू बी हर्ड, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। ओके, और दूसरा कि जजेस बायस थे। ओके, ये चीज हम देख चुके हैं कि क्यूरेटिव पिटिशन फॉलोज डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटिशन। द गवर्नमेंट हैज नॉट फाइल्ड रिव्यू पिटिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं हुई थी, सीधा क्यूरेटिव पिटिशन आ गया। व्हाट आर द राइवल कंटेंशंस, अभी देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक वर्ड जो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? Okay, what are the rival contentions? तो जो सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं और वेंकट रमनी जी, उनका कहना है कि देखिए जो कोर्ट है, जो कोर्ट को थोड़ा सा अपने कॉन्जर्वेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से बियॉन्ड देखना पड़ेगा इस जगह। तो ठीक है, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर आप छोड़िए क्यूरेटिव पिटिशन की रिस्ट्रिक्शंस को। आप आर्टिकल 142 देखिए ना, आप ही तो कहते हैं आर्टिकल 142 ये कहता है कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हो अपने आए हुए, आपके द्वार पे आए हुए लोगों के साथ। तो आप कंप्लीट जस्टिस कर दो ना, आप प्लीज कह दो उनको कि हम तो कह ही नहीं रहे कि आप रीओपन करो 1989 की सेटलमेंट को, यू जस्ट आस्क देम टू ऐड टू इट समथिंग। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज है, द गवर्नमेंट एट द पार्लियामेंट। ओके, तो यूसीसी थ्रू सीनियर, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेके आए थे, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। तो इसमें बेसिकली सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है कि वो विक्टिम के इंटरेस्ट को इफेक्टिवली और इक्विटेबली बेसिकली डिस्पोज करेंगे, है ना, प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर जब हमें अभी पता चल रहा है, सरकार को पता चल रहा है कि हमें इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और ज्यादा फंड की जरूरत है, तो हम ये कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट यही कहता है ना। सेटलमेंट अगर हुई है तो ये एक्ट भी तो लाया गया था ना 1985 में, वो क्यों नहीं आप देख रहे। द यूसीसी, अब यूसीसी ने क्या कहा है, यूसीसी के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने कहा है कि पहली बात तो ये जो सेटलमेंट हुई थी ये एक कंसेंट डिग्री की तहत हुई थी। तो अगर प्रीलिम्स में लिखा है द टर्म कंसेंट डिग्री रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू भोपाल गैस ट्रेजेडी केस इज व्हाट, तो क्या है कंसेंट डिग्री। कंसेंट डिग्री एक बेसिकली अग्रीमेंट होती है, एक सेटलमेंट होती है जो 2 पार्टीज के बीच में एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए लाई जाती है। मतलब इसमें क्या हुआ था, यूसीसी ने, कंपनी ने एडमिट ही नहीं किया था कि हम गिल्टी हैं या हम लायबल हैं।
पर कोई बात नहीं, उन्हें पता था कि ये बहुत ही, और 3,000 लोगों की तो इन्होंने कहा खुद से कि जान गई है। आप एक बार सोच के देखिए कि कितना बड़ा डिजास्टर था ये। तो ऑफ कोर्स यूसीसी ने बोला कि छोड़िए, हम इस पे जाते ही नहीं, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत दुखद इंसिडेंट है, हम गिल्ट वगैरह, हम ये केस लड़ना ही नहीं चाहते कि हम बोले कि हम गिल्टी नहीं है, लायबल नहीं है, वो नहीं है हम, पर हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो विदाउट एडमिशन ऑफ गिल्ट और लायबिलिटी, हम मानते हैं कि हम इतना पे करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने इसके तहत यहाँ पे पे किया था। और यही यहाँ पे चीज लिखी है कि अगर हम डिग्री को साइड में हटा दें, कंसेंट डिग्री को, तो फिर तो पूरा प्रोसीडिंग होगी, फिर तो ये बात यहाँ पे आ जाएगी कि हम क्या लायबल थे कि नहीं, क्योंकि हम नहीं थे लायबल। बहुत सारी चीजें थी, मतलब ये फिर अब एक और चीज है कि कौन लायबल होता है न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, पेस्टिसाइड प्लांट्स के लिए, तो वो अलग चीज है। तो कहते हैं फिर तो प्रोसीडिंग्स चलाओ फिर तो पूरी। एक तो हमने अपनी, पहली बात तो यूसीसी का लायबिलिटी कभी भी एस्टैब्लिश ही नहीं हुई थी कि यूसीसी की ही गलती है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद भी अपने गिल्ट को साइड पे रख के भी जो हमारा एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, हमने इतनी सेटलमेंट दी थी और साथ ही में उस अग्रीमेंट में कोई रीओपनर क्लॉज था ही नहीं, तो फिर आप कैसे इसको रीओपन कर सकते हैं? तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। ऐसे तो कितना भी फ्रेश डेटा आता रहेगा टाइम टू टाइम पे, तो हम कल को और आ जाएगा फ्रेश डेटा, हम कितना पे करते रहेंगे, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। What did the court observe during the hearing? तो कोर्ट ने क्या बोला है? अब देखिए ये पूरा लीगल डिस्प्यूट आया कहाँ से है? तो कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो वैलिडेट किया होगा, ऑफ कोर्स, मतलब इनका आपस में सेटलमेंट तो हो गई 1989 में, कितना पे करेंगे ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वैलिडेट किया होगा ना, सूट तो डला ही हुआ था। तो वही बेसिकली जो अक्टूबर 3 का 1991 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसका एक पैराग्राफ था जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था इस अनलाइकली इवेंट ऑफ द 1989 सेटलमेंट फंड्स being found insufficient to satisfy the claims of, okay, while stressing that the victims should not be left to the, okay, तो इस पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विक्टिम्स हैं वो खुद के हाल पे ही नहीं छोड़े जाने चाहिए, और the reasonable way to protect the interest of the victims is to hold that the Union of India एक वेलफेयर स्टेट है। ओके, तो अगर ये इनफ नहीं पड़ता, ये जो जितना भी सेटलमेंट हुआ है, तो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब सरकार कहती है, आप ही ने तो कहा था कि सरकार को कुछ करना पड़ेगा अगर ये डेफिशिएंसी होती है और इनफ नहीं पड़ता, हम उनको अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते, तो हम इसीलिए तो क्यूरेटिव पिटिशन लेके आए हैं, और इसीलिए तो और हम टॉप अप कॉम्पनसेशन अमाउंट मांग रहे हैं, है ना, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप वेलफेयर स्टेट हैं और आपको सच में लगता है कि और इन विक्टिम्स को जरूरत, तो आप पे कर दो, वेलफेयर स्टेट हो ना। एक और चीज, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? डीपीएसपी से आता है, तो बहुत बार ही पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तो ये इधर यहाँ पे ये चीज लिखी है। ओके, बट ऑफ कोर्स कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिजर्व कर लिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल राइट, ब्रिटिश इरानियन डुअल नेशनल हैंग्ड बाय तेहरान फॉर स्पाइंग। तो ये एक दो जगहों की नेशनैलिटी इनके पास थी। अली रेजा अकबरी जी के पास 61 ईयर्स ही वॉज, और ब्रिटिश और ईरानियन इनके पास नेशनैलिटी था, और इनको बेसिकली अब हैंग कर दिया गया है ईरान द्वारा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पता चला है इनको, पता चला था ईरानियन अथॉरिटीज को दैट ही वाज वर्किंग एज अ स्पाई फॉर अ यूनाइटेड किंगडम कंपनी और समथिंग, यूनाइटेड किंगडम देश के लिए भी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बेसिकली लिखा है। ओके, और इनको क्यों बेसिकली हैंग किया गया है? बिकॉज ही वाज कन्विक्टेड ऑफ करप्शन ऑन अर्थ एंड हार्मिंग द कंट्रीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी बाय पासिंग एंड इंटेलिजेंस। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। एंड ऑफ कोर्स द वेस्टर्न कंट्रीज, और इनको पे भी किया गया है इनकी सर्विसेज के लिए $2 million। ओके, ब्रिटेन की M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है दैट दे आर हॉरिफाइड, दे आर सैडन कि ऐसा हुआ है अकबरी के साथ, और जो भी इन पे क्लेम्स लगाए गए थे वो अनफाउंडेड थे, अनजस्ट थे। और देखिए ईरान क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन, जिस तरह की जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर रहा है ताकि वो डेटर कर सके बाकी प्रोटेस्टर्स को। क्या आप अगर प्रोटेस्ट करोगे बेफालतू तो आपके साथ भी यही होगा। अभी देखिए 2 जवान लड़के थे, उनके साथ क्या हुआ था अभी। So, China and Bhutan agree to push forward border talks. Now this is very important. इससे पहले कि हम ये देखें, वैसे तो जो हम अभी मैप्स के थ्रू देखेंगे ना, उसी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो आपको और बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इतना यहाँ पे लिखा है, सब कुछ उसी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्या है बेसिकली,
ये भूटान है, ठीक है, दिस इज भूटान। भूटान के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और हमारे इस साइड है सिक्किम, ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो रीजन है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये रीजन जो है पतला सा, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, ये दिस रीजन, ओके, ये इंडिया आ जाता है इस साइड, दिस इज इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो इंडिया। तो बेसिकली भूटान का जो ये रीजन है, यहाँ इंडिया से ही जुड़ा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। भूटान का जो वेस्टर्न रीजन है वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज हमने देख ली। तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जो भूटान है और चाइना है, उनका भी जो बॉर्डर है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। 1984 से इनके जो बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुई है, ठीक है। इनके भी डिस्प्यूट्स हैं बॉर्डर को लेके, तो बहुत बारी राउंड ऑफ टॉक्स हुए एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो फिर लेकिन 2017 में आप जानते हैं कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें इंडिया ने काफ़ी जम के यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था और काफ़ी टाइम तक ये स्टैंड ऑफ चला था। तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो जो बॉर्डर अग्रीमेंट्स और टॉक्स चला करती थी भूटान और चाइना के बीच में, वो स्टॉल हो गई थी। फिर कोविड आ गया, फिर वैसे ही कुछ नहीं हो पाया। फिर 2021 में इन्होंने क्या किया था, एक 3 स्टेप, मैं अभी आपको बताऊंगी, 3 स्टेप रोड मैप इन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे। 2021 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था वो MOU, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हमें जानना है कि चाइना का एक ऑफर है बड़ा शानदार भूटान के लिए। चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये जो डोकलाम वाला रीजन है कुछ भी नहीं है, 269 स्क्वायर किलोमीटर है ना, इतना सा ही तो एरिया है। तो ये आप क्या करो मिस्टर भूटान, यू गिव दिस मच टू अस, स्वैप अग्रीमेंट है। आप हमें अपने वेस्टर्न रीजन का ये वाला पार्ट दे दो डोकलाम, हम आपको क्या करेंगे, आपको हम 495 स्क्वायर किलोमीटर देंगे। आपसे तो हम स्वैप में सिर्फ 269 स्क्वायर किलोमीटर ले रहे हैं वेस्टर्न रीजन, आपको हम 495 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देंगे, जिसमें जकारलुंग और पसामलुंग सेंचुरीज आती हैं, नदर्न टेरिटरीज, ठीक है। तो अब भूटान तो बहुत खुश होगा इससे, लेकिन अब भूटान का एक दोस्त है इंडिया, और सो मच सो कि मतलब भूटान ने अभी तक अपना कोई वो एम्बेसी को एस्टैब्लिश नहीं किया है। भूटान के पास अपना कोई एम्बेसी नहीं है। तो भूटान बेसिकली किसी भी कंट्री से डील करता है तो वो इंडिया की एम्बेसी के थ्रू करता है, सो मच सो, राइट। तो इसीलिए अब क्या यहाँ पे इंडिया कहाँ से आ गया, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, यहाँ हमारे वेस्टर्न रीजन पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, केवल 22 किलोमीटर, एक पतली सी चिकन नेक कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, जिससे भारत अपने नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये कितना पास चाइना आ जाएगा, आप खुद सोच के देखिए, यहाँ चाइना आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी क्या होगी। तो भूटान हैज बीन वेरी गुड टू अस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपना, उनके लिए तो फायदा ही है, इट्स अ गुड डील फॉर देम, राइट। बट सिंस इंडिया इज देयर फ्रेंड एंड हेंस वो अभी तक तो नहीं इन्होंने कुछ ऐसा किया है। बट ऑफ कोर्स भूटान इज ऑल्सो टिल्टिंग अ लिटिल टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई इंडिया में, तो पहला जो कुछ ही लोग हैं ना यहाँ पे, तो जो पहला कंसाइनमेंट तो हमारी मैत्री इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे जा चुका था हमारी वैक्सीन्स का। तो लेकिन सेकेंड डोज भी तो लगनी थी। फिर सेकेंड डोज इनको जब हमें भेजने की बारी आई, तब तक हमारी कंट्री में सेकेंड वेव आ गई थी। तो बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत दिक्कतें हुई थी। अब खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहती क्या क्रिटिसिज्म क्या नहीं, पर कहीं ना कहीं तो दुख हुआ ही इस बात को देख के उस समय पे, कि भूटान ने फिर चाइना से अपनी वैक्सीन्स लेनी पड़ी उनको, और बाकी थोड़ी बहुत यूरोपियन कंट्रीज से। तो जो कंट्री मतलब पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट थी, तो सेकंड कंसाइनमेंट भी हमें ही भेजना था। बट ऑफ कोर्स वी कांट डू एनीथिंग अभी तो हमारे लिए, पर ऐसा हुआ था। भूटान अब देखिए बॉर्डर अग्रीमेंट भी साइन कर रहा है, उनके पास ये ऑफर बार बार, आज फिर दोबारा इन्होंने ऑफर रखा है चाइना ने भूटान के सामने। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि बॉर्डर तो इनको भी अपना सेटल करना ही है। तो अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। उससे पहले एक और चीज़, जो 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर वैसे तो यहाँ पे लेट मी सी कि कुछ रह गया है तो ओके। हाँ, एक और रीजन है साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट जो है, तो ये ईस्टर्न भूटान के रीजन में है। यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है, ये इस एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम वो भी देख लेंगे, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट इन केस इफ एनीथिंग इज लेफ्ट, ओके। और बात ये है, जो ये अग्रीमेंट हो रही है, जो साक्तिंग वाला जो हमने रीजन देखा, इट्स एक्चुअली ये जो हमारे अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। तो अगर वो साक्तिंग वाली जो सेंचुरी है वहाँ पे भी अगर चाइना आ जाता है, तो अभी तो तवांग क्राइसिस हुआ है, सो ऑफ कोर्स तवांग तो वो लोग, अरुणाचल प्रदेश तो पूरा ही अपना मानते हैं, ऑलमोस्ट 90,000 स्क्वायर किलोमीटर।
तो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन सॉकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो चाइना क्लेम करता है बेसिकली। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। ऑफिशियल्स फ्रॉम चाइना एंड भूटान ऑन फ्राइडे January 13, 2023 agreed to push forward a three-step roadmap as an expert group meeting held boundary talks in the southwest Chinese city of Kunming। तो चाइना की जो सिटी है कुनमिंग, वहाँ पे ये बॉर्डर टॉक हुई है। बहुत सारी बॉर्डर टॉक्स हो चुकी हैं, उसी के कंटिन्यूशन में हुई हैं। तो इन्होंने बोला है कि अब हम और एग्रेसिवली और एंथुसियाज्म के साथ जो हमारा 3 स्टेप रोड मैप हमने 2021 में एस्टैब्लिश किया था उसको पुश फॉरवर्ड करेंगे। 3 स्टेप रोड मैप में ये लोग क्या करेंगे, बॉर्डर सेटल करने के लिए पहले सर्वे करेंगे टॉक्स करके, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ बॉर्डर के मैप एक्सचेंज करेंगे। जब एक्सचेंज कर देंगे फिर तीसरे स्टेप में एस्टैब्लिश कर देंगे। तो यही होता है 3 स्टेप रोड मैप, ठीक है। तो अ जॉइंट रिलीज सेड दैट द टू साइड्स had in depth exchange of views on implementing the MOU on the 3 step roadmap. Okay, nothing much here. Both sides agreed to simultaneously push forward. Okay, fine, that too is okay. ये चीज़ हमें पता है। अब basically 25th round of China Bhutan boundary talks होने वाली है। तो थोड़े ही समय में तो ये चाहते हैं कि वो भी हो, कुछ कॉन्क्रीट उससे निकल के आए। अगेन दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। 24 राउंड्स हो चुके हैं फाइनली। Okay, since the process began in 1984, negotiations in the 24 rounds have focused broadly. Okay, 24 rounds में क्या हुआ है, basically डोकलाम पे बातचीत हुई है। ओके और जकारलुंग और पासामलुंग वैलीज पे बात हुई है जो नॉर्दर्न बाउंड्री है। हाउएवर चाइना हैज रिसेंटली अपेयर टू ब्रॉडन द ओके सॉकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी बेसिकली वो कहते हैं कि इस पे भी बातचीत हो। ओके ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारी किताबें छप रही हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं फॉर्म रिटायर्ड ऑफिशियल्स कि क्या हो रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, फ्रंटियर विलेजेस एस्टैब्लिश कर रहा है हमारे LAC के आसपास, है ना। तो आप अगर आपके प्रीलिम्स में ये टर्म आती है, व्हाट इज द साउकांग टर्म विद रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो क्या है साउकांग, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, XIAOKANG, इट इज साउकांग। तो चाइना ये कहता है ये मॉडरेटली प्रॉस्पेरस विलेजेस होते हैं। बेसिकली चाइना का ड्रीम है, देखिए चाइना के ड्रीम विलेजेस हैं और वो हर विलेज को, हर एरिया को इसी तरह से बनाना चाहते हैं अपने। तो साउकांग इज एक्चुअली मॉडरेटली प्रॉस्पेरस फ्रंटियर विलेजेस ऑफ चाइना जो LAC के आसपास बन रहे हैं। LAC की नहीं, वैसे भी उनके जो भी विलेजेस हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आपके पेपर में आएगा तो चाइना के इंटरनल तो आपसे पूछेंगे नहीं, तो स्टेटमेंट में ऐसा ही लिखा होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बीजिंग हैज recently launched an infrastructure push in Tibet to build what it calls Saukang frontier villages to establish civilian settlements in areas including disputed areas along the Tibetan Bhutan border. तो नथिंग मच हियर, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। साउकांग मुझे आपको बताना था, वो भी हमने देख लिया। ओके, EIA must be done before sanction of urban projects, Supreme Court. Now this is very very important, very important, क्योंकि when those बेंगलुरु फ्लड्स जो हमने देखी, कहने को वो भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, राइट। और सिलिकॉन वैली क्या हो रहा है, पूरा संसार यार, पूरे संसार की आंखें, आईज पूरी हमारे बेंगलुरु पे रहती है, बिकॉज इट्स द IT हब, इजंट इट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेनेज कुछ नहीं है, कोई अर्बन सिटी प्लानिंग कुछ, नथिंग, कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे वहाँ पे, इतना निग्लेक्ट है कि जब इतना फ्लड कर गया कि लोग अपने ऑफिस तक ऐसे बोर्ड सी बना के जा रहे हैं। सो इट वाज इनसेन, हॉरिबल टू लुक एट। कितने सारे आर्टिकल्स छपे उसके बाद कि किस तरह का अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट तो उसी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, जितने भी पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो पहली बात तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करा करें, इन तरह की स्टडीज को आप पूरा कीजिए उससे पहले कि आप किसी भी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दें, हरी झंडी दें कि ठीक है आप ये कर लीजिए प्रोजेक्ट पूरा। तो कोई भी इंडियन सिटी हो, उसमें कोई भी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना हो, उसका पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाइए। कहने को तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, पर सरकार उसको आए दिन वीकन करती रहती है, ताकि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कोई भी सरकार हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। पर ये बात फैक्ट है कि कितने सारे वो जो कहने के नाम पे हम कंसेंट लेंगे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, उनसे मीटिंग होगी, वो मीटिंग भी फेक होती है। CAG की रिपोर्ट ये बताती है कि वो मीटिंग्स में भी अपने ही लोग, इन्होंने 2-4 लोग बिठाए होते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। हर चीज़ का यहाँ पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहती है या कोई लॉ आता है तो उसका जुगाड़ है उसको काउंटर करने का भी। तो अगर जैसे
आप डेवलप कर रहे हो कुछ अच्छी चीजें, तो जो जो बेकार लोग हैं वो उसकी नेगेटिव चीजें भी साथ साथ, एक लॉ चलता है उसको काउंटर कैसे करना है, तो वही होता है हर जगह, तो वही यहाँ भी होता है. इन अ जजमेंट अ bench of justice B.R. Gavai and B.V. Nagaratna referred to media reports of how haphazard urban development has ruined the garden city of Bengaluru, as witnessed during a major spell of rain जो सितंबर 2022 में हुई. कि ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं था क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई का लिंकेज कहीं नहीं है, बहुत ही हैफिजार्ड. ठीक है. द जजमेंट केम इन रिगार्ड टू प्रपोजल टू कन्वर्ट इंडिपेंडेंट. देखिए अब क्यों इन्होंने बेंगलुरु को एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि एक प्रपोजल आया था कि जो इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं चंडीगढ़ में, तो उनको बेसिकली चंडीगढ़ फेज 1 में बेसिकली उसको अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया इस मूव को कि दिस इज नॉट, दिस कांट गो लाइक इट, है ना, क्योंकि हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है ना चंडीगढ़ को. वी कांट लेट दिस हैपन. ओके. इट इज हाई टाइम दैट द लेजिस्लेचर, executive and policy makers at the center as well as the state levels take note of the damage to the environment on account of haphazard developments. साथ ही में अब आप देखिए ना जोशीमठ में क्या हुआ है, कौन सी अर्बन प्लानिंग वहाँ पे हुई है, कौन सी रिपोर्ट को बेसिकली अकोमोडेट किया गया है. But Rajnath launches Soul of Steel Endurance Challenge in Dehradun. तो क्या हुआ है यहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सैटरडे को किक स्टार्ट किया है सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज को, एक इनिशिएटिव जो बेसिकली प्रमोट करेगा टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज. ओके. तो क्या है बेसिकली, वो टेस्ट करेगा एक इंसान का हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस को. ओके. इट विल इनिशियली हैव 12 इंडियन पार्टिसिपेंट्स प्लस 6 इंटरनेशनल टीम्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30. द चैलेंज विल स्प्रेड अक्रॉस 3 months. द मिनिस्टर लॉन्च्ड अ वेबसाइट फॉर द वॉलंटियर्स. तो ये बस इतना है कि बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म, तो जब भी बॉर्डर एरियाज के बारे में आप लिखें कि व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन डेवलप्ड, 6000 किलोमीटर रोड्स बन गई हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, आप लिखेंगे ये सब कुछ. ठीक है. तो आप उसमें ये लिखिए किस तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बॉर्डर एरियाज में. सोल ऑफ द स्टील चैलेंज. ओके. सो यू राइट अबाउट इट. US official slams China's aggressive moves on LAC. Now there's nothing much into it. यहाँ पे बस वही है, ये बहुत बार बोल चुके हैं कुछ ना कुछ. तो US क्या फील करता है कि चाइना ने क्या किया है, हैज़ नॉट टेकन एनी गुड फेथ स्टेप्स टू रिजॉल्व. वो कोई उनकी वही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कि वो LAC का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सके. वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अपने अग्रेसिव मूव्स को. तो ये सब कुछ बेसिकली कहा गया है. Although the US has said that India and China should resolve through direct negotiations the border conflict that has been escalating since China amassed troops, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली हैं कि US की असेसमेंट ये है कि चाइना ने कोई पॉजिटिव अपनी तरह से मूव नहीं लिया है. साथ ही में क्या कर रहे हैं, अब तो तवांग रीजन में भी इन्होंने दिसंबर में अपना एग्रेशन दिखाया है. सो ऑफ कोर्स US वांट्स के दिल्ली और अग्रेसिव हो जाए, चाइना के बारे में खुल के कंडेम करे, क्वाड को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बढ़ चढ़ के पार्ट ले, जो इंडिया नहीं करती क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की केस में बिलीव रखती है. इंडिया का ये कहना है कि क्वाड किसी के खिलाफ एक ग्रुप नहीं है. तो इसीलिए जो ट्रम्प थे वो तो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रोवोक करा करते थे, चाइना इज दिस दैट, इंडिया मस्ट मेक क्वाड अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट. डिस्पाइट कोविड इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली टू चाइना. तो देखिए यहाँ पे एस जयशंकर जी ने कहा है कि इंडिया का जो काउंटर रिस्पॉन्स था चाइना को गलवान क्लैश के समय, वो बेसिकली चाहे कितना भी पैंडेमिक था, कुछ भी था, हमारा जो फोकस था चाहे पैंडेमिक को रिजॉल्व करने में था, उनके उसके साथ डील करने में था, बट ऑफ कोर्स वी गिव स्टिफ रिस्पॉन्स टू देम. तो उनका कहना है कि उनके बस 4 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने बड़े 1-2 साल तक तो कुछ बताया ही नहीं किसी को कि हुआ क्या था वहाँ पे. वो अपना कौन सा डेटा रिवील करते हैं, वो कोविड केसेस का तो डेटा रिवील करते नहीं, हो क्या रहा है वो रिवील करते नहीं. मतलब दे थिंक देमसेल्व्स टू बी लाइक अ प्लैनेट. वही एक प्लैनेट है, वही यूनिवर्स है खुद में, खत्म बात. दैट चाइना वाज ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस क्वो बाय ब्रिंगिंग इन लार्ज फोर्सेस इन वायलेशन ऑफ अग्रीमेंट्स. जो 1993 के प्रोटोकॉल है, 1996 के प्रोटोकॉल है, उसके खिलाफ फिर जब हम युद्ध अभ्यास करें, और हमने तो सोचा भी नहीं कि वो 100 किलोमीटर ही दूर है LAC, या हमारा तो कोई इंटेंशन भी नहीं था, और हमें कहते हैं 1993 1996 अग्रीमेंट के खिलाफ है. सो come on, who is saying that? He said that India's forces deployed then
were continuing to safeguard the frontiers in the most extreme and harshest weather, making a series of observations on why. Okay, तो basically अब यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अब भारत इतना मैटर क्यों करता है पूरे संसार के लिए। तो इन्होंने बोला कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक वो नेशन है जिसको कोई दबा नहीं सकता, वी कैन नॉट बी कोअर्स्ड, ओके। और यही हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने चाइना के केस में पूरे संसार ने हमें देखा है कि वी कैन नॉट बी कोअर्स्ड, ओके। तो यही चीज यहाँ पे लिखी, और एक इंडिया ही है जो इंडो पैसिफिक का पिवट है, एंड दैट्स ट्रू। इफ यू वांट टू से हैव अ प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक, विदाउट इंडो, द वर्ड इंडो इन इट, there cannot be an Indo-Pacific policy for you. He observed that India has shifted gears on various spheres since Prime Minister Narendra Modi came to power, because of which the country's stature has improved. तो यही सारी बातें जो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कि हमारा जो मकसद है, हमारा फंडामेंटल गोल जो है, इट्स टू मैक्सिमाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। एट टाइम्स इट इज डन बाय कीपिंग अ डिस्टेंस, एट टाइम्स इट इज डन बाय वॉइसिंग एन ओपिनियन। तो जिससे भी हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस हो सके। अब यूक्रेन क्राइसिस पे हम डिस्टेंस रखना चाहते हैं, खत्म, वो हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस है बेसिकली, दैट्स इट, ओके। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू एथिक्स का। एथिक्स में या फिर आप GS2 में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि GS2 में क्यों लिख सकते हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कि जो एक केस चल रहा था हेट स्पीच से रिलेटेड, कि क्या सेलिब्रिटीज और पॉलिसी मेकर्स और मिनिस्टर्स या MPs या पब्लिक ऑफिशियल्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, क्या इनके लिए कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं, जैसे बीवी नागरत्ना जी ने कहा, उनका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आप एक गलत बात बोलेंगे, उससे अगर आपके 40 लाख फॉलोअर हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो उससे 40 लाख लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं तो दिमाग में आप सीड कर दोगे अपनी बात। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी बात है कि इस पे ना ही पार्लियामेंट को एक लॉ लाना चाहिए, क्योंकि और ना ही बेसिकली आप प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, जो एक इंसान अपने पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा है। जरूरी तो नहीं है हर इंसान की, आप अपने घर में हैं तो जरूरी नहीं है योर ओपिनियन और आपके सिबलिंग का ओपिनियन सेम हो, तो किसी का ओपिनियन तो सेम हो भी नहीं सकता। ऑल्दो कहीं केसेस ऐसे हैं जिसमें जो पार्टी की सोच है वही एक बंदा बोलता है, एक पार्टी का इंसान बोलता है, स्पोक्स पर्सन बोलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात जो बोली जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर की सोच भी वही हो, या चीफ मिनिस्टर भी एक स्टेट की सोच वही हो। तो ना पार्लियामेंट का लॉ आ सकता है, ना कोर्ट की गाइडलाइंस आ सकती है ये चीज कर्व करने के लिए, जो आजकल इतनी MPs अपना लांग देते हैं अपने बाउंड्री को। फिर क्या करने की जरूरत है? फिर हमने एक एडिटोरियल में पढ़ा था, पार्टी डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। पार्टी सस्पेंड करे ना, पार्टी सस्पेंड करे अपने स्पोक्स पर्सन को, अपने किसी भी MP को, अपने किसी भी लीडर को पार्टी के, अगर वो कुछ गलत बोलता है, वो संविधान के खिलाफ बोलता है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलता है, जो भी डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स हैं भारत के, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। तो हमने उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, कैसे नुपुर शर्मा जी को जो स्पोक्स पर्सन थी एक पॉलिटिकल पार्टी की, उनको सस्पेंड किया गया जब बाकी सारी गल्फ कंट्रीज ने उनको अपोज किया। खुद की पार्टी ने भी उन्होंने बोला कि हम इस तरह की धारणा नहीं रखते। फाइन इनफ, गुड एग्जाम्पल। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल उसी पार्टी का गलत भी तो है, कि अभी एक MP है उनकी, वो कर्नाटका गई, उन्होंने क्या कहा कि अपने नाइफ्स को तेज कर लीजिए, छुरियां तेज कर लीजिए अपनी, तो लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बैड एग्जाम्पल भी हमने देखा है ना। ये उस एडिटोरियल की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो अच्छा, ऑल्दो हम जानते हैं कि DMK और जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि जी, उनके बीच में बहुत बड़ा टासल हुआ है रिसेंटली। सो मच सो कि RN रवि जी ने वॉकआउट कर दिया एक असेंबली में से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ पैराग्राफ्स को स्किप किया था अपने एड्रेस के दौरान, है ना। ये सब कुछ हम जानते हैं, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। RN रवि जी कह रहे हैं कि तमिलनाडु नहीं तमिलगम होना चाहिए। RN रवि जी कह रहे हैं कि तमिलनाडु की जो ये सरकार है वो केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को समथिंग ऑन्द्रियम अरासू कहती है। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है अगर हम ट्रांसलेट करें। सो लॉट इज हैपनिंग, राइट। बट डिस्पाइट दैट ही इज द गवर्नर, राइट, इज द गवर्नर ऑफ योर स्टेट। और ये बात DMK ने दिखाई है। DMK के एक जो लीडर हैं, एक स्पीकर हैं बेसिकली, शिवाजी कृष्णमूर्ति, उन्होंने एक बहुत डिफेमेटरी स्पीच दी है जो वायलेट करती है पार्टी के डिसिप्लिन को, पार्टी के क्रेडेंशियल्स को। तो इसीलिए इन्होंने बेसिकली शिवाजी कृष्णमूर्ति को सस्पेंड किया है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। आप इसको GS2 में लिख सकते हैं। ऑफकोर्स आप नाम मत लिखिए,
आप पर एथिक्स में नाम मत लिखिए, पर लिखिए DMK सस्पेंडेड इट्स स्पीकर फॉर डिफेमेटरी स्पीच अगेंस्ट द गवर्नर। ओके, तो इस तरह से लिखिए। तो यही यहाँ पे सारी बातें लिखी है, नथिंग मच योर। ओके, Dr. Didi's creating social capital in rural Jharkhand. Now, what is it? Because you get a lot on livestock. Livestock के बारे में आप बहुत recently सुन रहे हैं, ओके या फिर जी ये आपके एथिक्स में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या है बेसिकली कि झारखंड में बहुत सारे विलेजेस में, अराउंड 24 डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में, थाउजेंड ऑफ women आर वर्किंग किस तरह से, पशु सखीज की तरह, फ्रेंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्हें डॉक्टर दीदीज भी कहा जाता है। ब्लू कलर की साड़ीज ये पहनती हैं। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, एक मिशन था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आपको पता है कि उसके तहत यहाँ पे ये बेसिकली इनिशिएटिव लाया गया था। डॉक्टर दीदी का इनिशिएटिव, पशु सखीज का। इनको बेसिकली कुछ समय के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा है, दे आर पुट थ्रू अ 3-level 30-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवर 7-day ट्रांचेस ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ पोल्ट्री, गोट्स एंड पिग्स। ठीक है, फिर ये बेसिकली क्या करती हैं, ये डोर टू डोर जाके, अगर आपको इनकी मदद चाहिए आपके खेतों में, गोट्स हैं, कैटल है, पिग्स हैं, तो ये बताती हैं, डोर टू डोर जाके एडवाइस करती हैं फार्मर्स को कि हेल्थ चेकअप कितना और कैसा होना चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में, कितनी बारी डोज देनी है, लगवानी है, हाइजीन के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, फीडिंग के बारे में, उनके एनिमल के वेस्ट को मैनेज कैसे करना है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। पशु सखीज जो बेसिकली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का के तहत ये एक एग्जाम्पल था। Okay, and the World Bank began funding it. World Bank data suggests that there are now up to 57,000 farmers who benefit. So this is of course great. तो ये आप देख सकते हैं। Okay, the women formerly called community animal care service providers and informally known as Dr. Didis go door to door when called. So thank you so much. Please like the video.